तो दोस्तों 1 अप्रैल को जब इजराइल ने सीरिया के अंदर ईरान के काउंसलेट पर हमला करते हुए ईरान के 2 जनरल और 5 ऑफिसर को मार दिया था, तब उसने पश्चिमी देशों से परमिशन नहीं ली थी। रिपोर्ट के अनुसार हमले के तुरंत पहले इजराइल ने पश्चिमी देशों को इंस्टेंट इन्फॉर्म किया था कि सीरिया में अटैक करने जा रहे हैं, और उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे उसने अटैक कर दिया। इजराइल को भी पता है अमेरिका क्या ही कर लेगा, अंत में उसे बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। यहाँ नेतन्याहू ने एक बेहद सोची समझी चाल चली थी। सबसे पहले उन्होंने विदेशी धरती पर एक तीसरे देश के काउंसलेट पर हमला करते हुए उसके कई सीनियर ऑफिसर्स को मार दिया। इंटरनेशनल कानून के अनुसार ये गंभीर अपराध है, लेकिन नेतन्याहू ने सभी कानूनों और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अमेरिका को बिना बताए रेड लाइन क्रॉस की। जरा सोच कर देखिए, अगर ये काम भारत पाकिस्तान में किया होता, किसी आतंकवादी को घुसकर मारा होता, तो अमेरिका भारत पर कितने सारे सैंक्शंस ठोक देता, यूनाइटेड नेशंस में हो हल्ला मच जाता। लेकिन इजराइल सब कुछ खुलेआम कर रहा है। गाजा में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, लेकिन कोई इजराइल के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। इसी कारण कुछ रिपोर्ट के अनुसार बंद कमरे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाली दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आखिर बाइडन कौन सी गाली दे रहे थे। गाजा युद्ध 6 महीने तक चलने के कारण जो बाइडन को चुनाव में काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, खास करके उनका मुस्लिम वोट बैंक काफी कम हो गया है। इसी कारण वे फ्रस्ट्रेटेड हैं और नेतन्याहू से बेहद नाराज हैं। सीरिया में ईरान के ऑफिसर्स पर हमला करके इजराइल ने जानबूझकर यूएन के साथ पूरी दुनिया का ध्यान गाजा से भटकाना चाहता था, ताकि वो बेहद आसानी से पूरे गाजा पर कब्जा कर सके। सीरिया में ईरानी ऑफिसर्स को मारने के बाद नेतन्याहू को अच्छे से पता था कि ईरान फुल फोर्स के साथ रिटेलिएट करेगा। बाद में ठीक वैसा ही हुआ। इजराइल जानबूझकर ईरान को भटका रहा है ताकि माहौल बिगड़ जाए। अब ये तो साफ है कि अगर ईरान को पाकिस्तान जैसा देश जवाब दे सकता है, तो फिर इजराइल तो चुप नहीं बैठेगा। इजराइल फिर कुछ ना कुछ ऐसा कांड करेगा जिससे ईरान की जलेगी, और इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूरी ताकत और नीयत के साथ नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के साथ लंबा युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन अमेरिका उन्हें बार बार ठंडा कर दे रहा है। इजराइल को ये बात अच्छे से पता है कि अगर वो मुसीबत में फंसेगा तो फिर अमेरिका को आना ही पड़ेगा। अगर अमेरिका इंटरफेयर करता है तो फिर चीन और रूस भी इस युद्ध में एंट्री मारेंगे। बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन नेतन्याहू की कुर्सी बची रहेगी। 7 अक्टूबर के दौरान हमास द्वारा इजराइल पर सरप्राइज अटैक के बाद इजराइल के लोग नेतन्याहू को देखना तक नहीं चाह रहे। उनकी पॉपुलैरिटी देश में ऑल टाइम लो जा चुकी है। देश में बार बार उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर अभी चुनाव हो जाएं तो नेतन्याहू का अता पता नहीं चलेगा, इसलिए अब वो फिर से लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। इजराइल चाहता था कि ईरान और यूएस को मिडिल ईस्ट के अंदर एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में ड्रैग डाउन किया जाए। ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद इजराइल बेहद आसानी से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को भी टारगेट कर सकता है। ईरान ने इजराइल की टेरिटरी पर हमला किया है, और ये एक सुनहरा मौका है जब इजराइल बेहद आसानी से ईरान में घुसकर उसके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसी कारण मुझे लगता है कि इजराइल इस मौके को आसानी से जाने नहीं देगा, बल्कि वो घुसकर मारेगा। अगर इजराइल युद्ध में फंसा रहेगा तो फिर देश में नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं होंगे और वे लंबे समय तक सत्ता में बने रहेंगे। ये भी उम्मीद है कि वो इजराइल के इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ खिलवाड़ करके वे हमेशा के लिए पुतिन और जिनपिंग की तरह सत्ता में बने रह सकते हैं। वो अमेरिका के लिए खतरनाक होगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया चाहती है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए। ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए रूस, चीन, अमेरिका, यूरोप, इजराइल और यूएन सब एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो फिर मिडिल ईस्ट में कभी कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा। इसके बाद P5 देशों के हथियार इस इलाके में बिकेंगे ही नहीं। आज सऊदी, कतर, कुवैत, यूएई जैसे देश जमकर हथियारों पर पैसे लुटाते हैं, इसलिए हथियार बनाने वालों के लिए इन सब के बीच कॉन्फ्लिक्ट जारी रहना चाहिए। ये बात भी सच है कि न्यूक्लियर हथियार बनाने के बाद ईरान किसी की नहीं सुनेगा, चाहे वो रूस हो या यूएस हो या चीन हो। ऐसे में पर्शियन गल्फ इलाके में ईरान के अलावा किसी दूसरे देश की नहीं चलेगी, जहां से दुनिया के 20% ऑयल एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये चीन, रूस, अमेरिका, भारत सब के लिए खतरा होगा।
मिडल ईस्ट के सुन्नी मेजॉरिटी देश भी ईरान को एक न्यूक्लियर पावर नहीं देखना चाहते। ईरान में एक बेहद अलग प्रकार का सरकार चलता है जिसमें कोई राजा या प्रेसिडेंट पावरफुल नहीं होता, बल्कि अल्लाह को ही सरकार का हेड माना जाता है और फिर एक सुप्रीम लीडर होते हैं, उन्हीं के अंदर में सब होता है। ऐसे में ईरान चाहेगा कि इसी तरह का अल्लाह और शरिया कानून वाली सरकार बाकी के दूसरे मुस्लिम देशों में स्थापित की जाए, और वो इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हो सकता है, क्योंकि जगह जगह पर उसके प्रॉक्सी फोर्सेस इस मिशन में लगे हुए हैं। इसके बाद सऊदी, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देशों से किंगडम यानी मोनार्की और राजशाही हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। मतलब पूरी दुनिया चाहेगी कि ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर पाए। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका अगर किसी देश से सबसे ज़्यादा डरता है तो उसका नाम इजराइल है, क्योंकि यहूदी लोगों का कंट्रोल अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम से लेकर फाइनेंस, मीडिया, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी पर छाया हुआ है, जिसके दम पर आज अमेरिका पूरी दुनिया का सुपर पावर कहलाता है। इस तरह से भारत में भी इजराइल और यहूदियों का बड़ा इन्फ्लुएंस है। आज भारत काफ़ी हद तक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया पर डिपेंडेंट है, और इन सभी को चलाने वाला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से यहूदी लोग ही हैं, जो इजराइल को कभी हारने नहीं देंगे। यही कारण है कि यूरोप के पावरफुल देश भी इजराइल के सामने घुटने टेक देते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन को ही ले लीजिए। आज भारत ब्रिटेन से आगे क्यों निकल गया? क्योंकि ब्रिटेन बिना मतलब का अमेरिका के साथ युद्ध में पैसा खर्च कर रहा है। जहां उसके उलझने का कोई मतलब ही नहीं है, वहां भी वो अमेरिका का एलाई बनकर उसके पीछे पीछे पानी की तरह पैसे बहा रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।